स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है अधिकारी। आज भी हमारे इस शो में एक बेहतरीन अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। वो अधिकारी जो अपने कार्य क्षेत्र के माहिरीन में शुमार होते हैं, वो अधिकारी जो अपने काम के लिए बतौर एक हरफन मौला हमेशा याद रखे जाएंगे, मुझे यकीन है। तो बगैर कोई देरी किए आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे खास कार्यक्रम अधिकारी में हमारे साथ मौजूद है आनंद मोहन शरण साहब, जो 1990 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और इस वक्त बतौर एसीएस यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट हरियाणा और साथ ही साथ बतौर एसीएस यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हरियाणा का महकमा संभाल रहे हैं। दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ बखूबी संभालने के लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आनंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इससे पहले कि मैं इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, जितनी हमने उनसे अभी तक बात की है, मैं रोक नहीं पा रही खुद को ये कहने से कि आज बड़े फक्र के साथ एक ऐसे अधिकारी का इस्तकबाल, उनका स्वागत हम अपने इस खास शो पे कर रहे हैं, जिनके लिए कह सकती हूँ मैं कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सर, दोनों महकमे जो आप संभाल रहे हैं बेहद अहम महकमे हैं। शुरुआत में इस सवाल के साथ करना चाहती हूँ कि दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? महकमे तो देखिए, सरकार में जो भी दायित्व दिया जाता है सभी चैलेंजिंग है, सभी इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक महकमे में पब्लिक के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। ये दो महकमे इंडस्ट्रीज और हायर एजुकेशन, बतौर एचओडी भी मैंने इन महकमों में काम करा हुआ है। मैं सन 2003-04 में जॉइंट सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज रहा। जहाँ तक हायर एजुकेशन का है, मैं रजिस्ट्रार महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक भी रहा सन 1996 में, और उसके बाद 3 साल पहले भी मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन था। दोनों महकमों में पब्लिक के साथ जुड़े हुए महकमे हैं। चैलेंजेस अनेकों प्रकार के हैं एंड वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। ऐसे जो अभी हमारे शो देख रहे होंगे, मुझे यकीन है कि उनमें ज्यादा तादाद यूथ्स की होगी, नौजवान नस्ल के लिए दरअसल हम अधिकारियों को एक आइकॉन की तरह पेश करते हो। इसमें कोई शक भी नहीं है कि आप लोगों की जद्दोजहद, आप लोगों की मेहनत इस कदर रंग ले आती है कि फिर आप लोगों को आइकॉन कहना यही वक्त की सबसे बड़ी डिमांड हो जाती है। तो इंडस्ट्रीज का महकमा जो अभी देख रहे हैं, यूथ्स ये जानना चाहते हैं सर कि इंडस्ट्रीज को रोजगार से ज्यादा जोड़ने के लिए आपने क्या किया है जब से ये जिम्मेदारी आपने संभाली है, या क्या आगे पाइपलाइन में है? इंडस्ट्रीज महकमे ने अनेकों स्कीम्स निकाली हैं, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्रीज का प्रोत्साहन हो। जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी उतना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो उनको भी हम विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव्स देते हैं, चाहे वो लैंड रिलेटेड हो या प्रोडक्शन रिलेटेड हो। सिमिलरली हरियाणा में विशेष तौर से एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज जो हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा अपना रोजगार लगाना चाहे एमएसएमई में, हम उसकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं और विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव्स उसको देते हैं। सर, पॉल्यूशन को लेके आजकल बहुत चर्चाएं हुई हैं, खासतौर से 3 राज्यों में तो एक पूरी की पूरी राजनीतिक बहस ही हो जाती है पॉल्यूशन को लेकर। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे ज़रूर कि आनंद मोहन शरण साहब ने इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी को संभालते हुए वो कौन सी योजना, वो कौन सी प्लानिंग है जिस पर काम किया है कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से कम पॉल्यूशन? देखिए, इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई पोल्यूशन बचाने के लिए कदम उठाता है तो हमारी स्पेशल स्कीम्स है इंसेंटिव्स की। उदाहरण के तौर पे डीजल का जनरेटर सेट है, उससे पोल्यूशन होता है। इन दिनों में ग्रीन ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स के माध्यम से डीजल जनरेटर सेट बंद भी कर दिए जाते हैं, रोक लगा दी जाती है। कोई भी इंडस्ट्री अपना डीजल के जनरेटर सेट को अगर क्लीनर फ्यूल्स के जनरेटर सेट पे कन्वर्ट करना चाहे तो हम उसको इंसेंटिव देते हैं, सब्सिडी देते हैं। सिमिलरली
कोई भी इंडस्ट्री, खास तौर से एमएसएमई, अगर वो अपनी क्लीन एनर्जी की सेल्फ कैप्टिव प्लांट लगाना चाहता है, उसको भी हम भारी मात्रा में इंसेंटिव्स देते हैं। तीसरी स्कीम जो कि बहुत पॉपुलर हो गई है हमारी और आने वाले समय में और कामयाब होगी, अगर कोई भी एनर्जी सेविंग डिवाइस लगाता है, इक्विपमेंट लगाता है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, चल रही है, अब अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नया लगाता है, हम उसको भी इंसेंटिवाइज करते हैं। कहने का तात्पर्य पोल्यूशन के प्रति, नेचर के प्रति हरियाणा सरकार और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पूरा जागरूक है और इंडस्ट्रियलिस्ट को हम भरपूर सपोर्ट करने के लिए हैं तैयार और विभिन्न स्कीमों के थ्रू करते हैं। जी, ये वाकई बहुत काबिल तारीफ बात है इस महकमे की भी, आपकी ख़ास तौर से, कि आपने अपने तजुर्बे से ऐसी चीज़ें निकाल कर सामने रखी हैं जो आपको मैन ऑफ आइडियाज़ भी बना रहा है। आपके पास हायर एजुकेशन भी है और आपको चाहने वाले, आपको जानने वाले तमाम लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि शिक्षा वही जो रोज़गार दे। तो इसके लिए मुझे लगता है आपने कोई ख़ास किस्म की प्लानिंग ज़रूर की होगी। मैं जो हायर एजुकेशन देखता हूँ, हायर एजुकेशन में हमारे कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, पॉलिटेक्निक्स आते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं। हम बच्चे को पढ़ाई पे विशेष फोकस करने की कोशिश है हरियाणा सरकार की कि हम उसको या तो सेल्फ एम्प्लॉयबल बनाएं या रोज़गार के काबिल बनाएं। बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तो एक ध्येय है जो हर जगह हम कहते हैं, रादर देन अ जॉब सीकर बिकम अ जॉब प्रोवाइडर। कहने का तात्पर्य कि अपने छोटे छोटे एमएसएमईज यूनिट्स लगाएं जिससे कि खुद भी उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड हों और दूसरे बच्चों को, अपने साथियों को भी उसमें एम्प्लॉय कर पाएं। यानी सर, न सिर्फ आप लोग योजनाएं बना रहे हैं बल्कि उनको असल में अमल में लाने के लिए आसान कैसे किया जा सकता है। यूथ्स की, हर बच्चे के एक्सेस में उसको लाने के लिए क्या किया जा सकता है, आपकी तवज्जो इस पर भी है। मेन हमारा फोकस ही इसके ऊपर रहता है। देखिए, बच्चे को एजुकेशन मिल जाना, प्योर एकेडमिक्स एक है सिस्टम, लेकिन वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो, प्रोडक्टिवली खड़ा हो, कोई या तो खुद नौकरी हासिल कर पाए या जो सीएम साहब हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि जॉब प्रोवाइडर बन पाए। उसके लिए हम उनको इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग्स और करिकुलम में भी इस प्रकार का हम एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं। यूथ जो अभी हमारा ये शो देख रहा है उसको सीधे एसीएस हायर एजुकेशन हरियाणा ये बताएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा में ख़ास तौर से कैसे कारगर साबित हो सकती है, तो वो ज़्यादा अपीलिंग होगा। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विभिन्न पहलू हैं जो कि वो कहते हैं 2030 तक विभिन्न स्टेट्स उनको लागू करें, परंतु हरियाणा सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंसमेंट करी कि हम न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मेन मुद्दे 2025 तक लागू भी कर देंगे। उसी कड़ी में हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़ इस 2023-24 के सेशन से ही इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी कार्य चालू कर दिया है और अगले सेशन में अधिकांश एनईपी के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम लागू करना स्टार्ट कर देंगे, सो एज टू एंश्योर कि 2025 तक स्टेबलाइज हो जाए। सर, आपकी तारीफ है बड़ी इस बात को लेकर कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको खाली ओहदे जो हैं वो चैन से नहीं रहने देते। आप भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्दी जल्दी आगे लेकर जाते हो, बहुत संजीदगी से लेते हो और आपने एक तरह का रिकॉर्ड कायम किया इस चीज़ में कि आप खाली नहीं रहने देते ओहदों को। देखिए, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो मुमताज़ जी, उसके 3 स्तंभ होते हैं। एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर,
दूसरा उसमें पढ़ाने वाले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या टीचिंग फैकल्टी, और तीसरा यूँ कहिए कि उसका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी हो, लाइब्रेरी हो या नॉन टीचिंग हो जो सपोर्ट करता है टीचिंग फैकल्टी को या स्टूडेंट्स को। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे हरियाणा में ओवर द इयर्स सरकार का बहुत फोकस रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज रीजनेबली वेरी गुड। सरकार की विशेष तौर से सीएम साहब की अनाउंसमेंट है कि हम 20 किलोमीटर्स रेडियस के अंदर प्रत्येक बच्चे को एक हायर एजुकेशन का कॉलेज ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। और आज की तारीख में जो मैपिंग करी गई, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई कॉलेज ना हो। तो हमारी ये कोशिश रही पिछले 1 से 2 साल में, जब से मैं आया, कि जितनी वैकेंसीज हैं उनका अनुमान करके जो भी उसकी प्रक्रिया भरने की लंबी होती है, उस प्रक्रिया को जल्द से जल्द हम पूरा करें। सरकार का भी फोकस है कि जल्द से जल्द हम टीचिंग फैकल्टी पर्याप्त मात्रा में कॉलेजेस को दे दें। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके भी कोई मंसूबा, कोई योजना आपके जहन में? Haryana was one of the first state to bring about a fast-paced change, not only for electric vehicles, but एक पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। अगर कोई खरीदना चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस पर भी सब्सिडी की स्कीम्स हैं। विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे विभिन्न मात्रा में सब्सिडीज़ हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उस पे भी अलग इंसेंटिव्स हैं। अगर कोई चार्जिंग स्टेशंस लगाना चाहता है, उसके लिए भी इंसेंटिव्स हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सक्सेस डिपेंड करती है बैटरीज के ऊपर। कोई बैटरी का यूनिट लगाना चाहता है, उस पे भी हमारा इंसेंटिव है। और तो और अगर कोई स्किलिंग करना चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बिकॉज मैकेनिक्स की, गाड़ियों की रिपेयर की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने स्किलिंग सेंटर खोलने के लिए भी इंसेंटिव दिए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड खोलना चाहता है, उसके लिए भी। कहने का तात्पर्य पूरा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम, बहुत ही रोबस्ट एंड प्रोग्रेसिव इकोसिस्टम डेवलप करने के प्रति हरियाणा सरकार जोर शोर से अग्रसर है। शो के इस पड़ाव में मुझे अपने दर्शकों से कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है सर कि खबरें भी तक के जरिए इतनी नायाब इन्फॉर्मेशन हम सीधे आपके जरिए पहुंचा पा रहे हैं अपने दर्शकों को। बहुत कीमती ये जानकारी। और अब हम अपने शो के उस हिस्से में हैं, उस पड़ाव में हैं जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार हमारे दर्शकों को होता है। आनंद मोहन शरण साहब, सीनियर IAS अधिकारी, जो इस वक्त हरियाणा के 2 बेहद महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी बतौर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संभाल रहे हैं। उनकी कारकर्दगियां आपने उनकी ज़बानी सुनी, उनकी एक्टिविटीज़, वो कितने शार्प माइंड के साथ स्मार्टली एक्ट करते हैं, यह आपने जाना। अब हमारे दर्शक ज़रूर ये जानना चाहते होंगे सर, और जिस वजह से हमारा ये शो इतना देखा जाता है, कि सीनियर IAS अधिकारी आनंद मोहन शरण साहब अपने बचपन में कैसे थे? बचपन तो देखिए सभी बच्चों की तरह नॉर्मल बचपना था। हमारे फादर रेलवेज में इंजीनियर थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब है, अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग रही, सो अलग अलग जगह हम भी साथ मूव करते रहे। मेरी पैदाइश अहमदाबाद की है। उसके बाद मेजर पार्ट ऑफ स्कूलिंग उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, वहाँ की रही। उसके बाद लेटर पार्ट ऑफ स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दिल्ली से करने का मौका मिला। इंजीनियरिंग मैंने IIT दिल्ली से 1982 से लेके 1986 तक बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में करी। लेकिन उस वक्त जब हम लोग बचपन में थे, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, कोचिंग्स भी नहीं थी, इंटरनेट का ज़माना नहीं था,
टीवी भी नहीं होते थे उस वक्त, तो जोर एटलीस्ट हमारे फैमिली का, विशेष तौर से फादर का, केवल यही रहता था, इतना पढ़ो कि थक के सो जाओ, या इतना खेलो कि थक के सो जाओ। कोई तीसरी चीज का ना समय होता था ना मौका होता था। तो आपका राज्य जो है, आपका आबाई सूबा जो है वो हरियाणा ही है। हरियाणा में आप कहाँ से पैदा? हमारा होम स्टेट हरियाणा है। आई एम अ प्राउड हरियाणवी। जैसे मैंने बताया, फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे। अगर एंसेस्ट्रली आप देखेंगे, आवर फैमिली बिलोंग्स टू महम। रोहतक में एक सूबा है महम। उसके बाद आवर फोर फादर्स वेंट टू लाहौर, और पोस्ट पार्टीशन आवर फोर फादर्स, माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर एंड फादर आकर के हिसार में सेटल हुए। तो आज की तारीख में हिसार हमारा होम टाउन है। आपकी खुद की प्रेरणा आपके पिताजी हैं, उसके लिए आपके पास एक बड़ी वजह है बताने को हमारे दर्शकों को। देखिए, आईएएस में आने के लिए, और मैं तो यूँ कहूँगा पूरा बचपन, फादर एंड मदर, वैसे भी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे के ज़िंदगी में। तो मैं तो यूँ ही कहूँगा कि हमारे फैमिली ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। जो मैंने पहले कहा कि उनका ये होता था, इतना पढ़ो कि थक के सो जाओ, इतना खेलो कि थक के सो जाओ। शुरू से उनका फोकस था, बचपन से। जब हमने शायद आईएएस का नाम भी नहीं जानते थे, क्या होता है आईएएस, फोकस ये था कि पढ़ो और बड़े होकर के आईएएस बनना है। उसकी एक वजह थी। जैसे मैंने बताया, पहले वो लाहौर में थे पार्टीशन से पहले। उस वक्त 10th और 12th नहीं होती थी, एफए कहलाया जाता था। उन्होंने वो लाहौर से करी, और एफए में उन्होंने दी देन पंजाब, यानी कि आज का पाकिस्तान का पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, उसमें एफए में उन्होंने टॉप करा था। परंतु पार्टीशन हो गया, इतने में हिसार आके सेटल हुए। उनके बड़े ब्रदर जो हमारे ताऊ जी हुए, वो अपने मेडिसिन के आखिरी ईयर में पढ़ाई कर रहे थे। घर में आर्थिक तंगी थी, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के डीसी हिसार के यहाँ किसी ने उनको कॉन्ट्रैक्चुअल छोटी नौकरी पे लगा दिया। तो उन्होंने 1 साल वहाँ नौकरी करी, अपने बड़े भाई को फंड करके डॉक्टर बनाया। फिर उन्होंने इनकी पढ़ाई कराई, इंजीनियर बने, रेलवेज में आए। तो उनको तब से था कि डीसी बने हमारे बच्चे। तो हम 2 सगे भाई हैं, और हमारे परिवार में और भी कज़न ब्रदर्स हैं। उन सबको उन्होंने प्रेरणा दी कि सब लोग पढ़ाई करके आईएएस आए। आईएएस के लिए भी उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम दें, अगर नहीं हुआ तो इतना उन्होंने डायरेक्शन दिया कि पढ़ें। और हम सभी ब्रदर्स पहले आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करी, और फिर मेहनत से, ऊपर वाले की कृपा से, सबके विशेष से आईएएस में आने का मौका मिल पाया। आपकी काबिलियत तो एक मिसाल है, पर यूथ से ये भी जानना चाहते हैं, जैसे कि हर उम्र का एक तकाजा होता है, क्या आनंद मोहन शरण साहब ने कभी क्लासेस बंक की हैं स्कूल या कॉलेज में? वो तो देखिए, बचपन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। स्कूल में तो शायद नहीं करी होंगी, बहुत डिसिप्लिन्ड होता था। आईआईटी में बंक करना, आईआईटी दिल्ली में बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन यस, 1-2 बार जो प्लानिंग के साथ बंक हुई, या असाइनमेंट पूरी नहीं थी उसलिए बंक करी, झूठ बोल के बंक करी, बट 1-2 बार ही बंक करी। जी, आपकी हॉबीज सर? हॉबीज 2 प्रकार की हैं, बचपन से लेके आज तक। एक है रीडिंग द बुक्स, जो जनरली सबकी होती हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑटोबायोग्राफीज,
करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। आज भी मैं 2-3 अखबार और मैगजीन्स कवर टू कवर जब तक पढ़ नहीं लूँ सुख नहीं मिलता है। दूसरा स्पोर्ट्स, अनेकों स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा, खास तौर से बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, जिसमें कि बैडमिंटन में मैंने नेशनल लेवल पे भी खेला, लॉन टेनिस भी मैंने कॉलेज लेवल तक खेला। और तीसरी हॉबी रही हाइकिंग की। ट्रैकिंग नहीं कहूँगा, हाइकिंग विच इंक्लूड्स ट्रैवलिंग ऑल्सो, साइकिलिंग ऑल्सो, वॉकिंग ऑल्सो। आज भी मुझे कहीं मौका मिल जाता है, मैं अपना वॉक के लिए निकल जाता हूँ पैदल। साइकिलिंग का भी मौका मिले, कॉलेज डेज में मैंने एक साइकिल का ट्रिप करा फ्रॉम बैंकॉक टू सिंगापुर, अराउंड 1200 किलोमीटर का। उस समय में यंग होते थे हम, 3 स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, साइकिल्स ली, यहाँ इंडिया से पैक करके बैंकॉक के एयरपोर्ट पे उतरे और साइकिलिंग स्टार्ट करी। रास्ते में जो भी इंडस्ट्रीज पड़ती थी, इंडस्ट्रियल टूर का नाम दिया था, उस इंडस्ट्रीज में जाके उस वक्त की इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी देखते थे। लगभग 15-16 दिन का ये टूर रहा, जो कि बहुत ही आज भी यादगार टूर है। जी, ये भी खूबसूरत इत्तेफाक है कि उस वक्त यंग एज में आपने इंडस्ट्रीज को विजिट किया और आज हरियाणा में इंडस्ट्रीज महकमे की जिम्मेदारी बतौर सीएस आप संभाल। बहुत ही ये खुशकिस्मत। आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे, और मुझे लगता है अभी तक का सबसे अहम सवाल है। हमारे इस खास शो अधिकारी के जरिए सीनियर आईएएस अधिकारी आनंद मोहन शरण साहब यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, यूथ से तो केवल 2 चीज़ें एज आई वुड से, जो हमें भी हमारे बुजुर्गों ने, फादर ने कहा, अपना समय के हिसाब से जो उस वक्त की ज़रूरत है, अगर स्कूल में है तो जो आपकी पढ़ाई, खेल कूद और हॉबीज़ हैं, उस पर पूरा फोकस रहे, नो अदर टाइम वेस्टेज। उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जो कोर्स कर रहे उसके डिटेल में जाएं, उस पर पूरा फोकस रहे। एंड लेटर ऑन जब करियर बनाने की नौबत आए, ऑल योर एनर्जी शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स गोइंग फॉरवर्ड इन योर करियर। करियर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, चाहे वो बिजनेस का हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हो, पढ़ाई का हो, टीचिंग का हो, स्पोर्ट्स का हो, एंटरटेनमेंट का हो। जो भी आप करियर चुनें, सारे करियर्स अच्छे हैं, बट ऑल योर एनर्जी शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स फर्दरेंस ऑफ योर करियर। आनंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और बहुत फख्र के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आनंद मोहन शरण साहब का, सीनियर आईएएस अधिकारी, कि उनके जरिए खबर अभी तक अपने इस मकसद को अचीव करने में एक बार फिर यकीनन कामयाब होगा कि हम यूथ के लिए कैसे अधिकारियों को एक प्रेरणा के तौर पर पेश कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। इन अल्फाज के साथ मुझे कहते हुए खुशी हो रही है आनंद सर के लिए कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम अधिकारी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।